डियर स्टूडेंट्स, आज मैं थोड़ा लिंकेज पर डिस्कस करना चाहूँगी। लिंकेज नया टॉपिक है। लिंकेज मतलब जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसमें इसलिए है क्योंकि जो चीज़ मेंडल को समझ नहीं आई थी उस चीज़ को लिंकेज ने समझाया। मेंडल के साथ ये घटना नहीं हो पाई। हुआ ऐसा कि उन्होंने जितने भी गुण लिए वो सब के सब क्या थे, अलग अलग गुणसूत्रों पर थे, या अगर एक गुणसूत्र पे थे भी तो वे काफ़ी दूर थे। ठीक है, और किस्मत से ऐसा हुआ कि वो उन गुणों को उन्होंने नहीं लिया जिसमें जिसमें दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित थे। ठीक है, तो लिंकेज के समझने के बाद काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई कि जीन कैसे होते हैं, किस प्रकार से स्थित होते हैं। आप जानते हो जीन गुणसूत्र पर होते हैं। ठीक है, तो लिंकेज मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि जो जीन एक साथ एक गुणसूत्र पर होते हैं उनको हम लिंक्ड जीन कहते हैं। ठीक, तो जैसे ये मैंने एक बनाया हुआ है, आप देख रहे हो A+, B+, C, D+, E+, F+, ये सब क्या है? लिंक्ड जीन है। ये सब के सब क्या है? लिंक्ड है, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है। ठीक है, अब A+B अगर आप देखिए ये बहुत पास पास एक दूसरे के। ठीक है, तो A+B आर मोर लिंक्ड, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं बजाय किसके? A+C के। A+C दूर है, A+D के बीच की दूरी और ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रॉपरली लिंक्ड जीन उनको कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हुए बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ही वो क्या कहलाएंगे? लिंक्ड जीन कहलाएंगे। तो लिंक्ड जीन कौन हुए? जो अगली पीढ़ी में बहुत कम मात्रा में उन एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगी जब मैं आपको रिकॉम्बिनेंट के बारे में बताऊंगी। तो मैं अभी आपको क्या समझाना चाहती हूँ, अभी आप देखिए ये लिंक जीन है, इसमें A+B के बीच की दूरी बहुत कम है। ये ज़्यादा जुड़े हुए हैं, लिंक मतलब सह लगने के साथ जुड़े हुए, तो ये ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इनके बीच में अलग होने की संभावना बहुत कम है। A+C भी लिंक है लेकिन ये दूर है, इनमें क्रॉसिंग ओवर आपको पढ़ाया हुआ है। क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, ये अलग हो सकते हैं, ये अलग हो सकते हैं, ये टूट करके दूसरे भाग में जा सकते हैं, यानी C A+ से अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये कितने अलग होते हैं, कितने बार इनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ये सब डिपेंड करता है कि ये लिंक्ड हैं या अनलिंक्ड हैं। ठीक है, आपको अभी केवल ये समझना है कि ये एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन संलग्न जीन कहलाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात आई कि जैसे आपने मेंडल का क्रॉस देखा था, तो मेंडल के क्रॉस में आपको याद रखना है कि मेंडल ने द्विसंकर संकरण जब कराया था, 2 जोड़ी लक्षणों के आधार पर जब संकरण करवाया था, तो उसका जो अनुपात आया था 9:3:3:1 आया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि जो 9 था और 1 था वो उसमें पेरेंटल कैरेक्टर थे, उसमें माता पिता के कैरेक्टर थे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, पेरेंटल कैरेक्टर थे। ये देखिए पेरेंटल कैरेक्टर क्या था? गोल पीले। तो गोल पीले बीज कितने थे? 9 थे। ठीक है, और एक पेरेंटल कैरेक्टर था झुर्रीदार हरा, ये रहा झुर्रीदार हरा, ये एक है। बीज के जो थे ये रिकॉम्बिनेंट थे। रिकॉम्बिनेंट मतलब नॉन पेरेंटल, जो गुण पेरेंट्स में नहीं है। जैसे पेरेंट्स में जो गुण नहीं है, गोल हरा पेरेंट्स में नहीं है। झुर्रीदार पीला पेरेंट्स नहीं है, लेकिन झुर्रीदार पीला हमको मिला और गोल हरे भी हमको मिले, तो ये नॉन पेरेंटल होते हैं। आपको याद रखना है जो नॉन पेरेंटल हैं उनको हम रिकॉम्बिनेंट कह देते हैं। नॉन पेरेंटल को हम क्या कह देते हैं? रिकॉम्बिनेंट हम इनको कह देते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो मॉर्गन ने और बैटसन ने जो प्रयोग किया उसमें जो अनुपात आया डाईहाइब्रिड क्रॉस का, वो 3:1 आया, और वो 3:1 जो थे वो पेरेंटल ही थे। ठीक है, वो क्या थे? पेरेंट्स ही थे, रिकॉम्बिनेंट नहीं था। ठीक है, और कुछ क्रॉस और भी उन्होंने बहुत सारे कराए, तो कुछ क्रॉस में दोनों आए, पेरेंटल भी आए और रिकॉम्बिनेंट भी आए। ठीक है, लेकिन पेरेंटल
ज़्यादा थे और रिकॉम्बिनेंट कम थे। पेरेंट वाले कैरेक्टर ज़्यादा थे और रिकॉम्बिनेंट वाले कम थे। ठीक है। दूसरा, इसमें टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। आपको पता है टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है डाई हाइब्रिड का, वो आता है 1:1:1:1:1, यानी कि टेस्ट क्रॉस में ये वाले भी 25% आएंगे, ये वाले भी 25% आएंगे, ये वाले भी 25% आएंगे और ये वाले भी 25% आएंगे। ये पेरेंटल हैं, देखिए गोल पीले हरेदार हरे झुर्रीदार। ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, जब हम F1 पीढ़ी में प्राप्त इसे किसे क्रॉस कराते हैं, अप्रभावी जनक से। ठीक है। जो अप्रभावी है, यहाँ पे अप्रभावी जनक कौन है हमारा, झुर्रीदार हरा, इससे हम क्रॉस कराते हैं। तो मैंने बताया आपको कि 25% ये आते हैं। 100 अगर हैं तो 25 ये होंगे, 25 ये होंगे, 25 ये होंगे, 25 ये होंगे, यानी रिकॉम्बिनेंट भी इतने ही होंगे। लेकिन टेस्ट क्रॉस अगर हम लिंक जीन का कराएं तो लिंक जीन में ये रेशियो आता है पूरा का पूरा पेरेंटल, यानी 50 ये होंगे और 50 ये होंगे, ये बीच के नहीं होंगे, ये बीच के नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा अंतर है सहलग्न और असहलग्न जीन में। असहलग्न जीन कौन होते हैं, जो मतलब एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं होते। ठीक है। और अगर एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं भी तो बहुत दूर दूर हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये बहुत दूर दूर है, तो ये नॉन लिंक्ड है, इनमें क्रॉसिंग ओवर की घटना हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने इस पेज पे लिखी है। अनलिंक्ड जीन क्या है, लिंक्ड जीन क्या है। ठीक है। क्योंकि मैं इसके बाद आपको मॉर्गन्स के एक्सपेरिमेंट कराऊंगी, तो आप वहाँ पे देखोगे जो जीन थोड़ा नज़दीक हैं, ध्यान से सुनिए, जो जीन थोड़ा नज़दीक हैं उनमें जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया तो उनमें जो पेरेंटल बीज थे वो ज़्यादा बने, जो लक्षण माता पिता में थे वो ज़्यादा आए, और रिकॉम्बिनेंट यानी नॉन पेरेंटल जो थे वो बहुत कम आए। नॉन पेरेंटल क्यों आए होंगे, क्रॉसिंग ओवर की घटना से। क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की घटना में क्या होता है, जीन क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद उनका कोई पोर्शन कट जाता है। ये तो बताया मैंने आपको, कई टाइम पे बताया है कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है। सपोज ये एक समजात गुणसूत्र हैं दो, एक ये है और एक ये। ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके शो कर रही हूँ। तो जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, इसका इतना पोर्शन इधर चला जाएगा अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो ये इस प्रकार से हमें दिखेगा, और इसका आधा पोर्शन इधर आ जाएगा। ये तो होता है। ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे हमारा A+ था, यहाँ पे B+ था, दो जीन थे, दूर थे ना, इसका रिसेसिव है A और B। तो क्रॉसिंग ओवर होने से क्या हो गया, जो ये सहलग्न जीन थे एक ही गुणसूत्र पे थे, ये अलग हो गए A+B और ये AB+। ठीक है। तो ये तो पेरेंटल टाइप है, पेरेंट्स हैं, और ये रिकॉम्बिनेंट है, ये नए बने हैं। ठीक है। तो नए जो बनते हैं वो किस पर निर्भर है कि जीन के बीच की दूरी कितनी है। अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है, अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम पे स्थित हैं तब तो उनमें स्वतंत्र अपव्यूहन होगा ही होगा, तब तो उनमें मेंडल वाला रूल फॉलो होगा ही होगा। ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात, सहलग्नता का अध्ययन T.H. मॉर्गन ने किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। तो यहाँ पे मॉर्गन ने लक्षणों को जो जो लक्षण लिए वो मैं पे आपको बता रही हूँ आज। ठीक है। मॉर्गन का जो लिंकेज है वो क्रॉसिंग ओवर से संबंधित है, क्योंकि लिंकेज तभी टूटेगा जब क्रॉसिंग ओवर होगी। सहलग्नता कब टूटेगी, जब क्रॉसिंग ओवर की घटना होगी। इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए जो मधुमक्खियाँ थी, मैंने आपको कल भी यहाँ पर बताई थी चित्र बना के। ठीक है। इस प्रकार से इनकी अलग अलग कलर हैं, इनकी विंग्स आप देख सकते हो, ये वेस्टिजियल विंग्स हैं, छोटे विंग्स हैं, ये कर्ल्ड विंग है, ये लॉन्ग विंग है। कुछ फ्लाइज की आइज़ जो थी वाइट थी, जैसे इसमें रेड आइज़ मैंने दिखाई तो कुछ में वाइट आइज़ थी। ठीक है। तो कौन कौन से लक्षण थे देखिए, येलो बॉडी थी, ग्रे बॉडी थी। तो जो मैंने प्लस लिखा है इसको प्रभावी माना गया। अब आप पुराने की तरह नहीं करेंगे, जैसे हम पुराने में करते थे ना,
कि हम प्रभावी को कैपिटल वी लेते थे, अप्रभावी को स्मॉल वी नहीं। यहाँ कैपिटल को हम प्लस में लेंगे और अप्रभावी को हम अप्रभावी को हम उसके ऊपर कोई साइन नहीं लगाएंगे। जैसे अगर बी प्लस है तो ये अप्रभावी है। और एक चीज़ यहाँ पे और हमको ध्यान रखनी है कि जो प्रभावी लक्षण है उनको हम यहाँ पे वाइल्ड टाइप बोलते हैं। वाइल्ड मतलब जो शुद्ध है। वाइल्ड से मतलब यहाँ पे क्या है, शुद्ध ही प्रभावी है, ठीक है। बाकी म्यूटेंट हो जाते हैं, उत्परिवर्तन से बनते हैं और अप्रभावी होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है येलो बॉडी कलर और ग्रे बॉडी कलर, ठीक है। ग्रे बॉडी वाई प्लस है और येलो बॉडी वाई प्रभावी अप्रभावी मैंने मेंशन किया है। वाइट आई कलर स्मॉल डब्लू है, रेड आई कलर प्रभावी है तो डब्लू प्लस, इसका प्रभावी वाइट है तो उसके ऊपर कोई साइन नहीं है। मिनिएचर विंग्स एलील, मिनिएचर मतलब छोटे विंग्स, नॉर्मल विंग्स यानी लॉन्ग विंग्स, तो लॉन्ग के लिए हमने प्लस लिखा है, नॉर्मल के लिए हम मिनिएचर छोटे के लिए हमने साइन नहीं लगाया है। तो आपको पहले ये आज बड़े अच्छे से समझना है, ठीक है। आज मैं आपको ये मैंने स्पेशल एक छोटा सा लेक्चर लिया है यही बताने के लिए कि आप समझिए कि लिंकेज क्या है। लिंकेज क्या है? लिंकेज एक मतलब ऐसी घटना है जो अचानक ही समझ में आ गई। मेडल के साथ ये इत्तेफाक ही रहा कि वो ऐसे गुण लेके नहीं आए, जबकि जो बीज का रंग और बीज का आकार था वो एक ही गुणसूत्र पे थे। अगर वो बीज के रंग और उसमें करते, ठीक है, उन्होंने जो बीज का रंग और बीज का आकार लिया वो अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित था, ठीक है। तो संयोगवश ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई भी ऐसा गुणसूत्र ऐसा गुण नहीं लिया या ऐसे जीन नहीं लिए जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित थे। अगर वो इस प्रकार से इसको लेते तो ये आंकड़े उसी समय आ जाते। लेकिन बाद में ये बातें समझ में आई कि मेडल अपनी जगह बिल्कुल सही थे। उनका जो 9:3:3:1 का जो रेशियो आता है उससे आपको समझ जाना चाहिए कि जीन क्या है, जीन जुड़े हुए नहीं है, जीन जो है अनलिंक्ड है। या तो वो अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित हैं या वो एक ही गुणसूत्र पर हैं भी तो बहुत दूर दूर स्थित हैं, ठीक है। और मेन चीज़ आपको टेस्ट क्रॉस का ध्यान रखना है कि अगर टेस्ट क्रॉस में 25-25-25-25 का रेशियो आता है, यानी जो है पेरेंटल 50 हैं और रिकॉम्बिनेंट 50 हैं, ठीक है। ये पेरेंटल है ना, ये वाला और ये वाला, ये पेरेंट्स में है ना, झुर्रीदार हरा और गोल पीला पेरेंट्स में। अगर ये और ये आता है तो ये पेरेंटल है। तो अगर ये 25 है, ये 25 है, 50 तो ये रिकॉम्बिनेंट है। नॉन पेरेंटल को हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। एक नया हमारे को रिकॉम्बिनेशन मिला है तो ये नॉन पेरेंटल यानी पेरेंट में नहीं है। तो इस प्रकार का टेस्ट क्रॉस अगर आता है तो आप समझ लीजिए कि जीन क्या है, अनलिंक्ड है, असंलग्न है। या तो वो अलग अलग गुणसूत्र पे हैं या अगर एक पे हैं भी तो दूर दूर है। लेकिन अगर आपका रेशियो क्या आता है टेस्ट क्रॉस का पूरा 50-50 जो है वो पेरेंटल ही आता है, यानी 50 ये हैं और 50 ये हैं, ठीक है। अभी तक क्या था, ये 25 था और ये 25 था, ये भी 25 ये भी 25। लेकिन अगर वो सहलग्न है, एक ही गुणसूत्र पे हैं तो 50 ये आएंगे और 50 ये आएंगे, यानी टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 आएगा केवल, ठीक है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो जिसमें हम सेल्फिंग कराते हैं, यानी F1 पीढ़ी में प्राप्त नर और मादा का क्रॉस कराते हैं। F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त की थी हमने, स्वपरागण से की थी ना, उसी के मतलब F1 पीढ़ी में प्राप्त मेल और फीमेल का क्रॉस कराया था। तो अगर वो अनुपात हमारा क्या आया था, 9:3:3:1, अगर वो नहीं आता है और अनुपात हमारा आता है 3:1, और 3:1 में क्या है, 3 जो होंगे प्रभावी होंगे, 1 अप्रभावी होगा, रिकॉम्बिनेंट कुछ नहीं होगा। तो आप समझ लीजिए कि वो सहलग्न जीन है। तो ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट करना है। इन लक्षणों को आप ध्यान से आज याद कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी तो आपको उसमें ये समझ आएगा कि लिंकेज किस प्रकार से घटित हुआ था उनके एक्सपेरिमेंट में। बाकी तो आप समझ चुके हैं कि लिंकेज में क्या होता है। इससे आगे हम कल बताएंगे। थैंक यू।